कहानी की शुरुआत गर्ग नाम के एक आदमी से होती है जो एक तूफान के दौरान अपनी प्रेग्नेंट बीवी को हॉस्पिटल लेकर आया था, जिसके ऊपर अभी अभी आसमान से बिजली गिरी थी। पर बदकिस्मती से डॉक्टर उसकी बीवी को बचा नहीं पाए और जब उसे ये खबर सुनाई गई तो गर्ग ने तुरंत ही अपने बच्चे के बारे में पूछा, जिस पर उसे बताया गया कि उसके बेटे का जन्म समय से पहले ही हो गया, जिसके चलते वो एल्बिनिज्म नाम की एक बीमारी के साथ पैदा हुआ था। और जब गर्ग अपने बेटे को देखने के लिए मैटरनिटी वार्ड में गया तो उसने देखा कि उसके बेटे के शरीर पर कोई भी बाल नहीं था और साथ ही उसका पूरा शरीर एकदम सफेद पड़ा था। ये देखकर वो तुरंत रोने लग गया और उसने इस बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। इसी के चलते वो बच्चा अपने दादा के पास बड़ा हुआ, पर एक दिन अचानक उसके दादा की भी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस इस मामले की तहकीकात करने उस घर में पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि उस घर की बेसमेंट में एक नौजवान लड़का मौजूद है और इसीलिए शेरिफ सिडग ने शहर के अनाथालय की डायरेक्टर जेसी को बुलाया। पुलिस का मानना था कि जेरेमी नाम के इस लड़के को बेसमेंट में इसलिए रखा गया था ताकि लोग उसे देख न पाएं, क्योंकि वो दिखने में काफी अलग था। और जब जेरेमी पुलिस से मिला तो उसने बताया कि उसके दादा कॉफी बना रहे थे कि तभी अचानक वो जमीन पर गिर गए और कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। साथ ही जेरेमी ने जेसी को बताया कि वो बेसमेंट में सूरज की रोशनी से बचने के लिए रहता था, क्योंकि सूरज की रोशनी से उसकी आंखों में जलन होती है। कभी स्कूल न जाने के बावजूद जेरेमी ने हजारों किताबों को पढ़कर काफी ज्ञान इकट्ठा कर लिया था और अब तक जेसी भी समझ चुकी थी कि ये कोई आम लड़का नहीं है और इसीलिए उसने जेरेमी को अपने साथ अनाथालय ले जाने का फैसला किया। पर जैसे ही जेरेमी अपने नए घर में पहुंचा तो वो तुरंत ही सबकी नजरों में आ गया और उसके बिल्कुल सफेद शरीर की वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते। अगले दिन लंच टाइम के दौरान वो अकेला बैठकर खाना खा रहा था कि तभी जॉनी और उसके साथियों ने जेरेमी को परेशान करना शुरू कर दिया और अब वो चाहते थे कि जेरेमी एक चम्मच को अपनी नाक में घुसाए। पर जेरेमी ने जॉनी की बात सुनने की बजाय एक चम्मच उठाकर उस पर अपना अंगूठा मसलना शुरू कर दिया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद आसपास की सभी लोहे की चीजें उस चम्मच से आकर चिपक गई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे और अब वो समझ चुके थे कि जेरेमी सच में बहुत ज्यादा अलग है। उस दिन जैसी उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गई, जिसने उसकी अच्छे से जांच करके बताया कि शरीर पर एक भी बाल न होने के बावजूद भी जेरेमी बिल्कुल स्वस्थ है और कुछ ही दिनों में जेरेमी की खास लेंस भी आने वाले हैं, जिसके बाद वो सूरज में बिना चश्मों के आराम से घूम सकेगा। जेरेमी बाकी बच्चों से काफी ज्यादा होशियार था, इसलिए जेसी ने उसे एक खास स्कूल में भेजने का फैसला किया, जहां एक क्लास के दौरान टीचर ने बच्चों को बिजली के बारे में समझाने के लिए एक हाई वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया, जिसके शुरू होते ही जेरेमी कांपने लग गया और उसे देखते ही लिंडसे को एहसास हो गया कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, जेरेमी ने सारी बिजली को अपनी तरफ खींच लिया, जिसके चलते उसका शरीर हवा में उड़ने लग गया और इसलिए टीचर ने उस सोर्स को ही तबाह करने का फैसला किया। जेरेमी को बेहोश देखकर टीचर डॉनल्ड ने उसे जगाने की काफी कोशिश की, पर जैसे ही डॉनल्ड ने जेरेमी को छुआ तो उसके हाथ के सारे बाल खड़े हो गए, जिसके बाद वो तुरंत जेरेमी को हॉस्पिटल ले गए, जहां उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद भी डॉक्टर्स ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उसे किसी भी तरह का बिजली का झटका लगाए। और ये सुनकर डॉनल्ड को जेरेमी में और ज्यादा दिलचस्पी आने लगी, क्योंकि साइंस के हिसाब से तो जेरेमी को जिंदा ही नहीं होना चाहिए था और इतने बड़े बिजली के झटके के बाद उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा, ये तो नामुमकिन था। और इसलिए डॉनल्ड ने जेरेमी से बात करने का फैसला किया। लेकिन जब डॉनल्ड पुलिस वालों से बात कर रहा था तो जेरेमी चुपचाप हॉस्पिटल से भागकर अपने पुराने घर की तरफ बढ़ने लगा, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात लिंडसे से हुई और जेरेमी को देखते ही लिंडसे के कुत्ते जैक ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। लेकिन जेरेमी को कुत्तों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। इधर जेरेमी से बात करते वक्त लिंडसे को एहसास हुआ कि उसके सभी पड़ोसी उसे घूर रहे थे और तभी जेरेमी ने उसे बताया कि असल में वो लोगों की सोच और याददाश्त को सुन और महसूस कर सकता है। पर तभी जेरेमी को एहसास हुआ कि उसने लिंडसे को जरूरत से ज्यादा बता दिया है और इसीलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। पर जब वो रेलवे ट्रैक्स क्रॉस कर रहा था तो शेरिफ ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस हॉस्पिटल चलने को कहा, जिस पर जेरेमी ने उसे बताया कि वो हॉस्पिटल से इसलिए भागा था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के सबसे खराब दिन हॉस्पिटल में ही बिताए थे, जब उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। अगले दिन जेसी जेरेमी का आईक्यू टेस्ट करवाने के लिए उसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए, जहां जेरेमी को देखते ही एरन ने उससे कुछ सवाल पूछे, क्योंकि उसे जेसी की बातों पर यकीन ही नहीं था कि जेरेमी का सारा ज्ञान सिर्फ किताबों से ही मिला है और वो कभी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था। साथ ही उसने कभी टीवी भी नहीं देखा, क्योंकि उसकी मौजूदगी में सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम करना ही बंद कर देते हैं।
इसके बाद डोनाल्ड के हिसाब से तो जेरेमी एक जीनियस था, पर तभी एरन ने उन्हें बताया कि वो लोग जेरेमी की आईक्यू को नाप ही नहीं सकते, क्योंकि उसका स्कोर असल में इतना ज्यादा था कि उसे नापना ही नामुमकिन सा था। और उनके मुताबिक जेरेमी सबसे ज्यादा होशियार इंसान था। जिसके बाद जेसी ने उसे बताया कि वो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, पर तभी जेरेमी ने वापस घर जाने की इजाजत मांगी। लेकिन जेसी ने उसे बताया कि तुम्हारे दादा का घर तो बिकने वाला है, वो बैंक के पास गिरवी पड़ा था और अब किश्त भरने वाला कोई है नहीं। और ये सुनते ही जेरेमी काफी उदास हो गया और तभी अचानक उस कमरे में मौजूद लाइट्स चकमगाने लगी। और ये तब तक चला जब तक कमरे की लाइट नहीं चली गई। जिसके बाद जेरेमी स्कूल बस पकड़कर वापस अनाथालय चला गया। हफ्ते के आखिर में छुट्टी वाले दिन बच्चों को कैंपिंग के लिए ले जाया गया, जहाँ हर बार की तरह जेरेमी चुपचाप कोने में अकेला बैठा हुआ था। उसे अकेला देखकर शेरिफ उससे बात करने चला गया, जिसके बाद वो तुरंत ही समझ गया कि ये बेचारा लड़का खुश तो नहीं है यहाँ पे। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर में बारिश होने के पूरे आसार थे, जिस पर जेरेमी ने बताया कि बारिश के दौरान उसे हमेशा ऐसा महसूस होता है मानो वो उसी का एक हिस्सा हो। वो बारिश की हर बूंद को अच्छे से महसूस कर पाता है और मानो बिजली तो उसकी ही तरफ आ रही हो। साथ ही उसने बताया कि उसकी दादी हमेशा ये कहती थी कि बिजली भगवान बनाते हैं, और वो आज तक ये बात समझ नहीं पाया कि आखिर भगवान ने उस रात उसकी माँ को क्यों छीना। जिस पर शेरिफ ने उससे पूछा कि आखिर उसे कैसे पता चला कि उसकी माँ की मौत बिजली की वजह से हुई थी। जिस पर जेरेमी ने उसे बताया कि उसे अपने पैदा होने से पहले की चीजें भी याद हैं। अगली सुबह जेरेमी काफी जल्दी उठकर नेचर को पहली बार महसूस करने के लिए जंगल में पहुंच गया, जहाँ कई सारी छिपकलियाँ तुरंत ही उसके पास आ गई और उन्हीं में से एक उसके हाथ पर आकर बैठ गई। पर जैसे ही जॉनी और मिच वहाँ आए तो सभी जानवर तुरंत वहाँ से भाग गए। असल में वो दोनों जंगल में शिकार कर रहे थे, पर जब उन्होंने निहत्थे और कमजोर जेरेमी को देखा तो जॉनी ने तुरंत ही उस पर बंदूक तान दी। जिसके बाद मिच ने अपने दोस्त को रोकने की काफी कोशिश की, पर जॉनी इसके लिए तैयार नहीं था। पर जैसे ही वो गोली चलाने वाला था तभी उन लोगों को पास से एक और गोली की आवाज आई, जिसके बाद वो सभी तुरंत उस तरफ भागे। जहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि डेप्यूटी हार्ली ने अभी अभी एक हिरन का शिकार किया था और वो बेचारा हिरन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जैसे ही जेरेमी ने उस हिरन की आंखों में देखा तो वो उस बेजुबान जानवर के दर्द को महसूस कर पा रहा था। तभी हार्ली ने उससे हिरन को दूर करने की कोशिश की, पर जेरेमी ने उसका हाथ पकड़कर हिरन का सारा दर्द हार्ली को ट्रांसफर कर दिया। जिसके बाद हार्ली जमीन पर लेटकर चिल्लाने लग गया और ये देखते ही जॉनी के पास अब जेरेमी को गोली मारने की एक वजह थी और उसने तुरंत ही अपनी बंदूक जेरेमी के ऊपर तान दी। लेकिन फिर ऐन वक्त पर मिच ने बंदूक को आसमान की तरफ मोड़कर जेरेमी को बचा लिया और अचानक गोली की आवाज से घबराकर जेरेमी ने भी हार्ली को छोड़ दिया। इसके बाद जेरेमी को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया, जहाँ उन्होंने उससे पूछा कि आखिर हार्ली को एक हार्ट अटैक के चलते हॉस्पिटल में क्यों ले जाया गया है। जिस पर जेरेमी का कहना था कि हार्ली को एहसास नहीं था कि आखिर उसने उस बेजुबान हिरन के साथ क्या किया है और उसने तो बस उस हिरन का दर्द हार्ली को महसूस करवाया है। पर शेरिफ को इस बात पर भरोसा नहीं था और इसीलिए वो जेसी को कमरे में जेरेमी के साथ अकेला छोड़कर बाहर चला गया। जिसके बाद जेरेमी ने उसे बताया कि वो वहाँ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वहाँ मौजूद किसी भी इंसान में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है और वो ये सब अच्छे से महसूस कर सकता है। साथ ही उसने बताया कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी दोस्त होने का बस नाटक कर रही हो, क्योंकि असली दोस्त किसी दूसरे को उसकी मर्जी के खिलाफ यूं रोक कर नहीं रखते। और जैसे ही जेरेमी को गुस्सा आया तो कमरे में मौजूद सभी शीशे टुकड़े टुकड़े हो गए। उधर जब शेरिफ घर पहुंचा तो उसकी मुलाकात डॉक्टर ड्वेन से हुई, जो वहाँ उसकी बीमार बीवी का चेकअप करने आया था। और चेकअप के बाद उसने शेरिफ को बताया कि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर एमा जिंदा कैसे थी, क्योंकि उसकी हालत के हिसाब से तो उसे महीनों पहले मर जाना चाहिए था और इसीलिए ड्वेन ने उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती करने की सलाह दी। अगर शेरिफ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर एमा होश में होती तो वो अपने आखिरी दिन अपने घर में ही बिताना पसंद करती। उस रात जब जेरेमी कैंटीन में अकेला बैठा हुआ था तो डोनाल्ड उससे मिलने के लिए आया और उसने जेरेमी को ये समझाने की कोशिश की कि वो बाकी लोगों से अलग है, क्योंकि जब से उसने जेरेमी को छुआ था तब से उसके अंदर अलग ही जोश आ गया था, मानो वो वापस से 18 का हो गया हो। और इसीलिए उसने जेरेमी से पूछा कि क्या उसने कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन की आफ्टर लाइफ थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसके मुताबिक एनर्जी को बनाया या खत्म नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। और साथ ही अगर इंसान अपने दिमाग को 100% इस्तेमाल कर ले तो वो एनर्जी की फॉर्म में बदल जाएगा और उसे शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब डोनाल्ड का मानना था कि जेरेमी की माँ के साथ हुए हादसे की वजह से जेरेमी का दिमाग इस लेवल तक पहुँच गया है जहाँ तक आज तक कोई दूसरा इंसान नहीं पहुँच पाया। और अब डोनाल्ड को जेरेमी के लिए डर लगने लगा था, क्योंकि उसे सारा ज्ञान सिर्फ किताबों के जरिए मिला था
पर वो ये नहीं जानता और समझता था कि इंसान क्या क्या गलत कर सकते हैं। और साथ ही साइंटिस्ट का मानना था कि जेरेमी के लेवल तक पहुंचने के लिए इंसानों को हजारों साल लगेंगे अभी, और इसीलिए डोनाल्ड उसे इस दुनिया के हिसाब से ढलने में उसकी मदद करना चाहता था। जिसके बाद उसने जेरेमी के साथ हाथ मिलाया और एक बार फिर से उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उधर जेरेमी भी पहली बार किसी इंसान को छू रहा था, क्योंकि अभी तक तो सभी लोग उसे छूने से डरते ही थे। कुछ दिनों बाद शेरिफ डेप्यूटी हार्ली से मिलने के लिए उसके घर गया, जहां उसने देखा कि हार्ली ने अपने सभी हथियार हटा दिए थे। और इस बारे में जब शेरिफ ने हार्ली से पूछा तो उसने बताया कि जिस दिन उसने हिरन का शिकार किया था तो जेरेमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे हिरन के दर्द को महसूस करवाया, जिसके बाद उसका पूरा शरीर कांपने लग गया। और ये उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और दर्दनाक एक्सपीरियंस था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी मौत हो रही हो, और उस एहसास के बाद वो अब किसी को जान से मारने के बारे में सोच तक नहीं सकता। उसकी सारी बात सुनने के बाद शेरिफ ने जेरेमी से मिलने का फैसला किया, जिसके बाद वो जेसी से परमिशन लेकर जेरेमी को अपने घर इस उम्मीद से ले गया कि वो उसकी बीवी की कुछ मदद कर सके। खैर, शेरिफ के घर पहुंचकर जेरेमी ने एमा के सर पर हाथ रखा ताकि वो उसके दिमाग में चल रही बातों को समझ सके। जिसके बाद उसने शेरिफ को बताया कि उसकी बीवी तब तक अपना शरीर नहीं छोड़ सकती जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता कि उसके जाने के बाद उसका बेटा और पति आराम से रह पाएंगे। असल में शेरिफ ने कई सालों से अपने बेटे से बात नहीं की थी और उसके मुताबिक ये चीज सिर्फ उसके परिवार के लोगों को ही पता थी। पर जब जेरेमी ने उसके बेटे स्टीव की बचपन की एक और चीज बताना शुरू किया तो शेरिफ को भरोसा हो गया कि जेरेमी सच में उसकी बीवी से बात कर पा रहा है। और तब एमा ने कुछ आखिरी पलों के लिए अपनी आंखें खोली, जिसके बाद वो शेरिफ को हमेशा के लिए अलविदा कहकर इस दुनिया से चली गई। और जैसे ये खबर स्टीव तक पहुंची तो वो तुरंत ही वापस अपने घर आ गया और उसने न जाने कितने सालों बाद अपने पिता को गले लगाया। खैर, कुछ दिन बाद लिंडसे ने जेरेमी को पार्क में मिलने बुलाया और वो इस मौके पर जेरेमी से जानना चाहती थी कि आखिर लोग अंदर से कैसे होते हैं। जिस पर जेरेमी ने बताया कि ज्यादातर लोग अपने आसपास की दुनिया से जुड़े नहीं हुए, पर लिंडसे को उसकी ये बात समझ नहीं आई। इस पर जेरेमी ने उसे समझाया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, असल में इंसानी दिमाग एक लिमिट तक ही सोच सकता है, और इसी के चलते लोग ये नहीं समझ पाते थे कि इस दुनिया में मौजूद हर एक जिंदा चीज किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है। और इसी चीज को साबित करने के लिए उसने लिंडसे का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के मन को पढ़ पा रहे थे। और इसी दौरान लिंडसे को पता चला कि जेरेमी जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, और ये जानकर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। एक दूसरे को पूरी तरह जानकर वो काफी करीब आ गए, और तभी अचानक से लिंडसे के पिता ने उन्हें देख लिया और वो जेरेमी पर चिल्लाने लगे। ये देखकर जेसी तुरंत ही जेरेमी को बचाने के लिए वहां पहुंच गई, पर जाने से पहले लिंडसे के पिता ने जेरेमी को उसकी बेटी से दूर रहने की धमकी दी। इतना कुछ झेलने के बाद जेरेमी ने उस शहर से दूर जाने का फैसला किया, पर जाने से पहले वो एक आखिरी बार बास्केटबॉल कोर्ट में गया, जहाँ एक बार फिर से उसका सामना जॉनी और उसके साथियों से हुआ। जिस दौरान जब उसने जॉनी को छुआ तो उसे जॉनी की एक बहुत दर्दनाक याद के बारे में पता चला। असल में जॉनी ने बचपन में अपने सौतेले बाप से बहुत मार खाई थी, और इसी के चलते वो बड़ा होते हुए गुस्सैल लड़का बना। पर जब जेरेमी ने उसे इस हादसे के बारे में बताया तो जॉनी ने गुस्से में उसके कपड़े उतार कर उसे गंदे पानी में फेंक दिया। और जब जेरेमी वापस खड़ा हुआ तो सभी लोहे की चीजें अचानक उसकी तरफ खींचने लगी, और तभी अचानक उसके ऊपर बिजली आकर गिरी, जिसके चलते सभी लोग डर गए थे। अचानक बिजली के जमीन पर गिरने की वजह से वो सभी लोग नीचे गिर चुके थे। सबके उठने के बाद भी जब जॉनी जमीन पर ही पड़ा रहा तो वो सभी उसे देखकर थोड़ा घबरा गए। जॉनी के दिल की धड़कन रुक चुकी थी, मगर जेरेमी ने अपने शरीर के इस्तेमाल से जॉनी को कुछ बिजली के झटके दिए, जिससे वो वापस होश में आ गया। इसके बाद जेरेमी वापस अपने पुराने घर में आ गया, जहाँ सबसे पहले वो बेसमेंट में गया। कुछ देर बाद जेसी भी वहाँ पहुँची और उसने देखा कि बेसमेंट में मौजूद सारी किताबें गायब थी और जेरेमी वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था। और तभी जेसी ने उसे बताया कि जब उसने पहली बार उसे देखा था तो वो तुरंत ही समझ गई थी कि वो कोई आम बच्चा नहीं है, और साथ ही उसने जेरेमी से वादा किया कि अगर वो उस पर भरोसा करेगा तो वो उसके जीने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने में उसकी मदद करेगी। जल्द ही डोनाल्ड भी वहाँ पहुँच गया, और जैसे ही वो गाड़ी की तरफ बढ़े तो उनका सामना हार्ली और शेरिफ से हुआ, जो वहाँ जेरेमी को लेने आए थे। और जब उसने जेसी और डोनाल्ड से पूछा कि आखिर वो जेरेमी के साथ क्या करने वाले हैं, तो वो तुरंत ही समझ गया कि वो दोनों उसे वापस अनाथ आश्रम नहीं भेजना चाहते, और उनकी मदद करने के लिए शेरिफ ने हार्ली से वापस चलने को कहा, पर हार्ली ये करने को तैयार नहीं था।
और उसने तुरंत ही हेडक्वार्टर्स तक मैसेज पहुंचाने के लिए अपना वॉकी टॉकी निकाल लिया, पर शेरिफ ने उससे उसका रेडियो छीनकर हवा में फेंक दिया, जिसके बाद जेरेमी सभी को अलविदा कहकर तेजी से खेतों की तरफ भागने लगा। और तभी अचानक से बिजली आकर सीधा जेरेमी से टकरा गई, और इसके बावजूद भी वो लगातार भागता रहा और देखते ही देखते गायब हो गया। ये सब देखकर वो चारों समझ गए थे कि जेरेमी उन्हें छोड़कर किसी बेहतर जगह पर चला गया है। अब उसका दिमाग इतना विकसित हो चुका था कि उसे इस दुनिया में रहने के लिए शरीर की जरूरत नहीं थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।